नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश, जिसका शीर्षक है मेरे पिता। मेरे पैदा होने के तुरंत बाद ही मेरे पिता ने 12 महीने इधर उधर दौरा करना शुरू कर दिया। इस कारण यदि ये कहा जाए तो बढ़कर नहीं होगा कि बचपन में उनसे मेरी बिल्कुल ही जानकारी नहीं हो पाई थी। कभी कभी अचानक रूप से घर पर आते थे। उस वक्त उनके साथ दौरे वाले नौकर चाकर भी रहते थे। उन नौकरों के साथ मिलाप करने की मुझे बड़ी इच्छा रहती थी। एक दफ़ा लेनू नामक जवान पंजाबी नौकर उनके साथ आया। हमने जो उसकी प्रेम भरी मेहमानबाजी की, वह महाराजा रणजीत सिंह की खातिरदारी से कम नहीं थी। वह जात से ही परदेसी नहीं था, लेकिन नीचे से ऊपर तक भी परदेसी था। इस कारण उस पर हमारा बहुत प्रेम हो गया था। सारे पंजाबी प्रांत के प्रति महाभारत के भीम और अर्जुन के समान ही हमारा आदर भाव था, क्योंकि वे लड़ने वाले लोग हैं। यदि लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते उनकी कभी हार हुई तो उसमें उनके दुश्मन का ही दोष समझना चाहिए। ऐसे बहादुर पंजाबी का हमारे घर में होना हम अपना गहना समझते हैं। मेरी भौजाई के पास लड़ाकू जहाज़ की नकल का खिलौना था। वह कांच की अलमारी में रखा रहता था। चाबी देते ही नीले रंग की रेशमी लहरों पर टिक टिक आवाज़ के साथ चलने लगता था। चलित लेनू को उस खिलौने का चमत्कार दिखाने के लिए थोड़े समय के वास्ते वह खिलौना देने को मैं भौजाई से बड़ी हाथाजोड़ी करता था। हमेशा घर में रहने के कारण किसी भी नई बाहरी चीज़ का पता लगते ही मेरे मन पर उसका अनोखा असर पड़ा करता था। लेनू के असर का यही एक कारण था। रंग बिरंगा ढीला ढाला चोंगा पहने हुए इत्र और तेल बेचने के लिए आने वाले डीब्रियल नाम के यहूदी इत्र वाले की ओर भी मेरा मन इसी तरह जुड़ गया था। इसका भी यही कारण था कि थैले के समान ढीले ढाले पैजामे पहनकर और कंधों पर बड़ी बड़ी पोटलियाँ लटकाकर आने वाले काबुली लोगों को देखकर भी मेरा मन अनोखे तरीके से मोहित हो जाता था। मेरे पिता जब घर आते थे तब उनकी सवारी के लवाजमे के आसपास चक्कर लगाने से, उनके नौकरों के साथ मेल मिलाप करने से हमें हल मिल जाता था। पिताजी के सामने जाने की हमें हिम्मत नहीं होती थी। एक दफ़ा हमारे पिताजी हिमालय गए हुए थे। उन दिनों हिंदुस्तान पर रूस की चढ़ाई की अफवाह उड़ी थी। यह अफवाह लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। मेरी माता की एक सहेली ने उनके पास आकर सहानुभूति के साथ नमक मिर्च लगाते हुए आने वाले खतरे का कल्पना भरा वर्णन किया कि तिब्बत की किस पहाड़ी में से रसिया की सेना पुच्छल तारे की तरह कब आ पहुँचेगी, ये कौन कह सकता है। मेरी माता इस अफवाह से एकदम घबरा गई थी। हो सकता है कि परिवार के दूसरे लोग उस डर के हिस्सेदार बने न होंगे, इसलिए जब उसने देखा कि बड़े लोगों की सहानुभूति उसकी ओर नहीं है, तब उसने मेरा लड़के का सहारा लिया। उसने बड़े विनय शब्दों में मुझसे कहा कि रसिया की चढ़ाई के बारे में तू अपने पिताजी को खत लिख। आज तक मैंने पिताजी को कभी खत नहीं लिखा था। माँ के कहने पर लिखा मेरा ये पहला खत था पिताजी को। खत की शुरुआत किस तरह की जाए, उसका अंत किस तरह से, ये मुझे बिल्कुल मालूम न था। अतः मैं अपने जमींदारी के मुंशी महानंद के पास गया और उनकी सहायता से मैंने सिरनामा लिखा। यद्यपि लिखा हुआ सिरनामा ठीक था, पर उसमें दरबारीपन आ गया। समाचारों में भाव मेरे थे, अब उस पर दरबारी भाषा की छाप थी। मेरे खत का मुझे जवाब मिला कि तुम फिक्र मत करो, यदि रसियन लोग चढ़ाई करके आते ही होंगे तो मैं खुद ही उन्हें भगा दूंगा। इस निडर वचन से भी मेरी माँ का डर दूर नहीं हुआ। वह मेरे मन में पिता के बारे में जो डर था वह दूर हो गया। उसके बाद पिताजी को रोज़ खत देने की मेरी इच्छा होती थी और उसके लिए मैं महानंद को सताया करता था। मेरा विचार बहुत ज़्यादा होता था, अतः उसको तोड़ना कठिन होने के कारण मुझे लिख दिया करता था। वह मसौदा तैयार कर देता था, मैं उसकी नकल करता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि खत पर पोस्ट की टिकटें भी लगानी पड़ती हैं। मेरी ये कल्पना थी कि महानंद को पत्र दे देने पर वे अपने स्थान पर जा पहुंचते हैं। उसके लिए फिर कष्ट पाने की ज़रूरत नहीं। महानंद मेरी बजाय उम्र में बड़ा था और ये सब बात समझता था।
अतः मेरे खत अपनी जगह पहुंच जाया करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पिता घर पर थोड़े दिनों तक रहने के लिए आया करते थे। वे थोड़े दिनों के लिए क्यों ना आवे, पर उनका दबदबा घर पर रहा करता था। हमारे घर के दूसरे बड़े आदमियों के भी कपड़े पहनकर, चबाए हुए पान को थूक कर धीरे धीरे शांत चेहरे से पिता के कमरे में जाते हुए हम देखते थे। हम सब लोग उस समय बहुत लगनशील लगते थे और रसोई घर में किसी तरह की व्यवस्था न होने देने के लिए खुद मेरी माँ उस पर समय देख रेख करने लगती थी। किन्नू नामक एक बूढ़ा चोबदार सफ़ेद अंगरखा पहने और सिर पर तुरेदार पगड़ी लगाए पिताजी के कमरे के पास खड़ा रहता था, और दोपहर के समय जबकि पिताजी सो जाया करते थे, वह हमें बरामदे में शोर न करने के लिए चेतावनी दिया करता था। जब हमें पिताजी के कमरे के आगे निकलना होता था तो कदमों की आहट न करते हुए धीरे धीरे बिना कुछ बोले हम निकलते थे। उनके कमरे में झुक कर देखने की हमें हिम्मत नहीं होती थी। एक बार हम तीनों भाइयों का व्रतबंध अर्थात कान छेदन करने के लिए पिताजी घर आए। इस संस्कार के लिए उन्होंने पंडित वेदांत वागीश की सहायता से वेद की पुरानी विधि मालूम की, उपनिषदों में से कुछ अच्छी बातें खुद ढूंढ कर निकाली थी। उस संग्रह का नाम ब्रह्म धर्म रखा था। प्रार्थना मंदिर में विचार बाबू की देखरेख में यह संग्रह स्वर पाठ सहित हमें सिखाने का काम कितने ही दिनों तक चला था। अंत में हमारे सिर से बालों का सफाया करवाकर, हमारे कान में सोने की बाली डालकर तथा पंडित जी की दीक्षा देकर हम तीनों को तीसरे मंजिल पर एकांत में 3 दिन तक रखा गया। वह एक बड़ी सजा थी। बाली पकड़कर हम तीनों एक दूसरे के कान खींचा करते थे। दूसरी दिल्लगी यह करते थे कि बरामदे में खड़े होने पर नीचे की मंजिल में जब हम किसी नौकर को इधर से उधर जाते आते देखते तो ऊपर से पड़धम पर हम एक थाप मार देते। नीचे वाला आवाज़ सुनकर ऊपर देखने लगता था और हमें देखते ही सिर झुका लेता था। आमतौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि एकांत में हमने बेदीन वैराग्य या ध्यान में रहकर बिताए हों। पुराने ज़माने के आश्रमों में भी हमारे समान कम लड़के न होंगे 10-10, 12-12 साल की उम्र वाले अपना बचपन बलि समर्पण और मंत्रों का पाठ करने में ही बिता देते थे। ये बात किसी पुराने समय के लेख में लिखी हुई मिलने पर भी उस पर अंधी श्रद्धा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी किताबों की बजाय बाल स्वभाव की किताब ज़्यादा पुरानी और भरोसे लायक है। ब्राह्मण होने की पूरी दीक्षा मिलने पर मैं लगन और एक मन से गायत्री का जप करने लगा। गायत्री की भाषा ही ऐसी है कि उम्र में उसका मतलब जानना मुश्किल है। भूर भुवर और सुरक से शुरू हुए उस मंत्र की सहायता से मैंने अपनी ज्ञान शक्ति के सीमित क्षेत्र को बढ़ाने का जो यत्न किया उसकी मुझे अच्छी तरह याद है। गायत्री के शब्दों का अर्थ मुझे कितना मुश्किल हो क्यों ना हो, पर यह तय है कि शब्द का अर्थ जान लेने का काम इंसान की बस की बात नहीं है। शब्द का अर्थ करना ये शिक्षा का खास काम न होकर मन के दरवाजे को खटखटाना ही उसका काम है। इस खटखटाने से किस बात का जागरण हुआ, यदि यह किसी बच्चे से पूछा जाए तो उसका वह कुछ भी जवाब न देगा। वह अपने मन का असली वर्णन शब्दों से नहीं कर सकेगा। इसका कारण है कि इंसान शब्दों से जो बात कह सकता है उसकी बजाय कितना ही ज़्यादा उलट फेर भीतर होता रहता है। मन में बहुत सी बातें पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं। मन की बहुत सी बातों को समझता भी है, किंतु उन सबको मनसा होते हुए भी कह नहीं सकता। मनुष्य की शिक्षा का माप यूनिवर्सिटी की परीक्षा को मानने और उस पर भरोसा रखने वाले लोग ऊपर की बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझता था, पर जो भीतर खलबली पैदा कर देती थी। मुझे याद है कि एक बार गंगा किनारे के बगीचे की गच्छी पर मैं खड़ा हुआ था। आकाश में बादलों का झुंड एकदम जमते देखकर मेरे बड़े भाई ने कालिदास के मेघदूत के कुछ पद पढ़े। उस समय संस्कृत का एक भी शब्द मैं नहीं समझता था और न समझने की ज़रूरत ही थी, परंतु साफ और तेज आवाज़ में उन पदों को सुर के साथ बोलने से उन्होंने जो आनंददायक बोलने का प्रदर्शन किया था वही मेरे लिए काफ़ी था। इसके बाद एक दिन उसी प्रकार मेरे अंग्रेजी समझने के पहले द ओल्ड
कॉर्सिटी सू नामक किताब की एक सचित्र प्रति मेरे हाथ लगी। कम से कम शब्द मुझे आते थे तो भी मैंने ये किताब पूरी पढ़ डाली। समझे हुए शब्दों की सहायता से कुछ साफ कल्पनाओं को बनाया व उनकी सहायता से किताब के विषय को गूंथने के लिए रंग बिरंगा धागा मैंने बुना। विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा लेने वाले ने मुझे मेरे इस तरह से बाँचने के बारे में नंबरों की जगह 0 ही दिया होता, पर असल में देखा जाए तो मेरा किताब बाँचना बेकार न हुआ। एक दफ़ा मैं अपने निजी डोंगे पर पिताजी के साथ गंगा नदी में सैर करने के लिए गया हुआ था। उन्होंने अपने साथ जो किताबें ली थीं उसमें गीत गोविंद की एक पोर्ट विलियम की प्रति भी थी। वह किताब बंगला लिपि में छपी हुई थी। उस समय मुझे संस्कृत नहीं आती थी, परंतु बंगाली का बहुत कुछ ज्ञान हो गया था, इसलिए उसमें बहुत से मेरे पहचाने शब्द थे। यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने गीत गोविंद को कितना दोहराया, पर एक लाइन मुझे अच्छी तरह याद है। निभृत निकुंज ग्रह गत्या निशि रहस्य विलित वंश बसंतम। इस पंक्ति से साफ सुंदर का माहौल मेरे मन के चारों ओर फैल गया था। वन में निर्जन कुटी, इस अर्थ का एक ही शब्द निभृत निकुंज ग्रहम मेरे लिए काफ़ी था। यह किताब गद्य के समान छपी होने के कारण छंदों के अलग अलग चरण एक दूसरे के लिए मिल गए थे और उन्हें मुझे ही ढूंढना पड़ा था। इस खोज से मुझे बड़ा सुख मिला। यद्यपि जयदेव के पूरे अर्थ को समझना तो दूर रहा, उसके थोड़े से अर्थ को भी मैं समझ सका। यह कहना सच्चाई के विपरीत होगा, तो भी शब्दों की लय और छंदों की मिठास ने अनोखा सुंदर रूप बनाकर मेरे मन को मोहित कर दिया था। मेरे अपने काम के लिए शुरू से आखिर तक उस किताब की नकल किए बिना चैन नहीं पड़ा था। मेरी कुछ ज़्यादा उम्र हो जाने पर कालिदास के कुमार संभव का एक पद्य वाँचने में आया। उस समय भी मेरी यही दशा हो गई थी। उस श्लोक ने मेरे मन को बहुत झकझोर दिया था। इस श्लोक की पहली 2 लाइनों का अर्थ मेरी समझ में आ गया था। वह ये था कि पवित्र गंगा के बहाव में हिमकण उड़ा ले जाने वाली और देवदार के पत्तों को हिलाने वाली हवा पूरे श्लोक में कही हुई सुंदरता को देखने की मुझे लालसा हुई। कुछ समय बाद एक पंडित जी ने मुझे आगे की लाइनों का अर्थ समझाया कि व्याध के सिर पर लगे परों को उड़ाने वाली हवा अर्थ से मुझे बड़ी निराशा हुई। इससे तो अर्थ जानने के लिए जब मैं अपने ख्यालों पर ही निर्भर था तभी मुझे सुख होता था। बचपन की बातों को याद करने का जो यत्न करेगा उसका यही विचार होगा कि बचपन में जो अनोखे फ़ायदे हुए हैं उनके और इकट्ठी ताकत के विकास के नतीजे आपस में कभी नहीं मिले। हमारे भाट लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उनके वर्णन में संस्कृत शब्द और गहरे विषयों का दिखावा भरा रहता है। सादे और भावुक लोगों को वे बातें समझ में नहीं आती, पर उनका फ़ायदा भी क्या। बड़े बड़े लंबे संस्कृत शब्द और गहरे विषय उनको यदि सुनने वाले न समझ सकें तो भी उनसे उनके साथ के विचार मालूम होते हैं और विचारों को गति मिलती है। ये क्या कम फ़ायदा है। जो लोग शिक्षा की नाप जोक वगैरह संसार की फ़ायदे नुकसान की तराजू में डालकर करते हैं, वे भी तौल की सुई की लापरवाही नहीं कर सकते। यद्यपि सीखे हुए पाठ में से कितने हिस्से को बच्चे समझ सके हैं इसकी गिनती के द्वारा जानने का लोग इरादा करते हैं, परंतु इसे ज्ञान के उस नंदन ज्ञान बन की भीतरी शक्ति कमज़ोर हो जाती है जिसमें बच्चे और ज़्यादा शिक्षा नहीं पाए हुए लोग रहते हैं। नतीजा ये होता है कि ज्ञान की भीतरी ताकत समाप्त हो जाती है और आकलन शक्ति के बिना किसी भी बात की जानकारी न होने का बुरा दिन आ जाता है। आजकल ताकत के भयानक रास्ते का सहारा लिए बिना जानकारी करा देने वाला रास्ता सरकारी रास्ता है। ये मार्ग बंद कर देने पर संसार का बर्ताव हमेशा के अनुसार चलते रहने पर आज़ादी से चलने वाली सागर और पहाड़ की ऊंची चोटियां भी अपने बस में नहीं रह सकेंगी। मेरे ऊपर कहे अनुसार उस उम्र में यदि मैं गायत्री के सारे अर्थ को ना समझ सका तो भी उसमें कोई नुकसान न होकर कुछ न कुछ फ़ायदा ही हुआ। मनुष्य मात्र में ऐसी एक ताकत रही है कि किसी विषय को पूरी तरह न समझने पर भी उसका काम नहीं रुकता, बल्कि अच्छी तरह चलता है। एक दिन की मुझे भी याद है, उस दिन हमारे पढ़ने के कमरे में एक कोने में चूने की गच्ची की ज़मीन पर बैठकर गायत्री के शब्दों का मैं विचार कर रहा था। उस समय मेरी आंखें डबडबाईं। वे आंसू क्यों आए थे इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया।
पर यदि किसी ने आंसुओं का कारण जानना चाहा होता तो मैंने गायत्री को उसका कारण नहीं बताया होता। मेरे आंसू आने के कारण जानकारी न होने से असल में बात यह है कि मन में ज्ञान शक्ति का जो व्यापार चलता रहता है उसका ज्ञान बाहरी संसार में रहने वाले मैं को नहीं हो पाता। तो ये था मेरी कथा का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए सादर आभार। जय माँ भारती।